अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इशूज़ पर हम बात करेंगे उसमें एक शेर अफजल मरवत के वो पीटीआई के गले की हड्डी बन गए, और दूसरा इशू इस्माइल हनिये जो कि हमास के लीडर जिनकी शहादत हुई ईरान में। हमने आपको बताया था कि ईरानी मुलव्वस हैं और उसके हवाले से कोई नई रिपोर्ट्स आ गई हैं, वो क्या हैं हम उस पर बात करेंगे। और जो तीसरा इशू है वो आज का सबसे बड़ा इशू कि जो दो जजेज़ हैं मखसूस नशिस्तों के केस में, उन्होंने एक इख्तलाफी नोट दिया है कि जो कि एक अक्सरीती नोट पर हावी हो गया है या हावी होने जा रहा है, और उससे क्या इम्पेक्ट आ रहा है, यानी कि इस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। बल्कि मेरे ख्याल इसी से शुरू कर लेते हैं। जो नोट जारी किया है वो दो जजेज़ ने किया है, जिसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन है और जस्टिस नईम अफ़गान साहब हैं। नईम, इन दोनों ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि हम तो इंतज़ार करते रहे कि जो हमारे अक्सरीती ब्रदर हैं यानी कि वो हमारे अक़लीती फ़ैसले से पहले वो कोई अपना फ़ैसला सुना दें कि 8-5 का फ़ैसला आया था। तो वो पहले जो जस्टिस मंसूर शाह साहब की क़ियादत में जो 8 जजेज़ ने अपना फ़ैसला सुनाया था कि पीटीआई को वो मखसूस नशिस्तें दी जाएँ जो कि पीटीआई ने मांगी नहीं हैं, तो वो बता दें ताकि हम उसके बारे में को हम भी कुछ जवाब दे सकें। तो उन्होंने कहा कि इतने देर हम इंतज़ार करते रहे हैं, एक तरफ फ़ैसले पर अमल दरामद कराने की इतनी जल्दी कि 15 दिन के अंदर होना चाहिए, लेकिन फ़ैसला तकरीरी लिखने में इतनी सुस्ती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जो एक मैं अपना पॉइंट आपको रिकॉर्ड करा दूँ, ये जो है ना, ये फ़ैसला लिख के और बाद में एक याद ही नहीं रहता या लोग भूल जाते हैं, ये बड़ा मसला है। और ख़ास तौर पे ऐसे जिनमें कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं, जिसमें बड़े अहम इश्यूज़ भी होते हैं, तो आपको उनको जवाब देना चाहिए। ये मैं अगर कह दूँ जी कि मैं फ़लाँ की साइड पर हूँ, तो इम्पॉर्टेंट ये है देखने वाले की नज़र में कि मैंने किस बुनियाद पर एक बंदे की साइड ली है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो आप तो एक नई ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने रकम कर दी है, कई लोगों के ख्याल में आपने आइन को रीराइट कर दिया है, तो कम अज़ कम उसका तहरीरी फ़ैसला भी जल्दी आना चाहिए था। और ये एक कल्चर भी मौजूद है। मैं आपको बल्कि एक याद बताऊँ कि एक ये इधर वन कॉन्स्टिट्यूशन वन एवेन्यू के हवाले से केस था, वो उस केस की डिटेल में फिर हम कभी जाएंगे। और उसके मामले में साकिब निसार ने चीफ़ जस्टिस से रिटायर होने से एक हफ़्ता पहले फ़ैसला सुनाया। उसमें उन्होंने कहा जी कि ये 18 अरब रुपया जो कॉन्स्टिट्यूशन वन एवेन्यू वाला बंदा है वो सीडीए को देगा, तो आप इनके साथ मामला ख़त्म कर दें। सीडीए का इससे ज़्यादा का तकाजा था, उसकी डिटेल में आप ना जाएं, बात फिर लंबी हो जाएगी। लेकिन जो एक दो अहम चीज़ें जो आपको बताने वाली हैं, अब यह है कि 18 बिलियन का कैसे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 18 बिलियन इनको देना चाहिए सीडीए को। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने रात को ख्वाब में देखा है, यानी कि मैं मजाक नहीं आपसे कर रहा, ये साकिब निसार ने कहा कि मैंने रात को ख्वाब में ये फ़िगर देखी है कि 18 अरब तक का मुका दो, और लिहाजा जो है ना आप 18 अरब दें और जो है अपना काम करें। वो अभी तक नहीं हुआ, उन्होंने पैसे नहीं दिए। ये एक लंबी कहानी है, मैं उसमें मुझे मजबूर ना कीजिएगा कि मैं उसमें जाऊं। लेकिन जो दूसरी अहम बात, उन्होंने शार्ट आर्डर जारी किया है इस फैसले का, यानी जो तहरीरी एक तफसीली आर्डर होता है उसमें तो आपको सारी डिटेल देना पड़ती है। शार्ट आर्डर जारी किया, उसका आज तक तफसीली फ़ैसला नहीं आया। अब आप देख लें, यानी कि इस तरह के और भी कई हैं तफसीली फ़ैसले नहीं आते। दूसरा ये है कि जिधर कोई तफसीली फ़ैसला आ जाता है, कोई आगे रिव्यू में जाता है, तो नज़र षानी की अपील जो है ना वो इस तरह होती है जैसे हैंग ही हो जाती है, कि यानी कि उसके बाद वो सुनी नहीं जाती। अब ये वाला जो मामला है इतना अहम मामला है और आपको इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि जजेज़ ने छुट्टियों पर जाने से पहले इसका फ़ैसला भी सुनाना है, तो जज साहबान आप कोई तहरीरी फ़ैसला तफसीली फ़ैसला तो दे दें। अब यह है कि इन्होंने जो तफसीली फ़ैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा कि एक तो हम इनके फ़ैसले का इंतज़ार करते रहे कि ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो हम देखेंगे कि किस तरह यानी कि कौन सा इन्होंने विजडम एक्सरसाइज की है। अब जो है उन्होंने अपना जो है ना अक़लीती फ़ैसला दे दिया है। उन्होंने कहा जी कि एक तो दो चीज़ें जो एक स्टार्ट में मैं पहले आपको बता दूँ, उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले पर अमल करने के लिए आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करने पड़ेंगे, कि वो रिलीफ़ जो इन्होंने पीटीआई को दिया है इन 8 जज साहबान ने, वो वाला कि जो कि उन्होंने मांगा ही नहीं था। उन्होंने कहा जी कि
कंवल शोज़फ जो उसमें एक पटिशनर थी, उसके वकील थे सलमान अकरम राजा। तो सलमान अकरम राजा जो है वो भी कह रहे थे कि ये पीटीआई की सीटें नहीं बनती। अभी तो बाद में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, लोग उनको भी क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब बड़ा केस लड़िया। वो भाई केस कट्टा सा लड़िया ही थे जज साहबान जड़े ने उन्होंने भी काले सन के जनाब यार आप लोग अपनी जल्दी जल्दी बहस ख़त्म करें, हम आपको रिलीफ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सलमान अकरम राजा भी इस चीज़ पर नहीं तैयार थे, बल्कि दूसरी तरफ जो है वो फैसल सिद्दीकी साहब से जो सुन्नी थाद कौंसिल के वकील बने हुए थे, तो उनको भी यानी कि वो केस हार गए हैं इनके अपनी तरफ से, कि बेसिकली उन्हें भी नहीं समझ लगी कि अब मैं क्या कहूँ कि हमारे साथ ठीक हुआ या गलत हुआ। तो उन्होंने कहा जी कि ये 3 आर्टिकल मुअत्तल करने पड़ेंगे आइन के। कौन कौन से? 51, 63 और 106, अगर इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है। दूसरी जो एक अहम उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि किसी भी आइनी अदारे को नहीं कहा जा सकता कि इस फैसले पर अमल दरामद करे जो आइन के मुताबिक ना हो। अब बताएं, अब इसका मतलब ये है कि जो ये फ़ैसला है ये हुकूमत के लिए एक बयानिया बन गया है, ठीक है, कि इनकी हुकूमत जो है वो कहेगी जी कि आप देखेंगे वो जो जज साहबान ने बात की है उसका क्या मतलब है। और ये जो बहस है और ये बयानिया उस टाइम तक ज़रूर हावी रहेगा कि जब तक ये तफसीली फ़ैसला जारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो 13 रुकनी फुल कोर्ट की 8 समातों में सबसे ज़्यादा वक्त का इस्तेमाल जजेस के सवालात पर हुआ, यानी कि ये जो अकलीती फ़ैसला है उन्होंने 2 जज साहबान ने लिखा है। उन्होंने कहा दौरान समात कुछ जजेस ने यह सवाल भी पूछा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जा सकती हैं, लेकिन आगे काबिल गौर बात है कोई भी वकील मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर मुतफिक ना हुआ, यानी कि उन्होंने वकील भी मुतफिक नहीं हुए जो इनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। अकलीती फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि कंवल शोज़फ के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में वाज़े किया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। अकलीती फ़ैसले के मुताबिक 80 अरकान की किस्मत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर कर दिया कि उनसे पूछे ही नहीं कि भाईजान तुसी पीटीआई जाना भी चाहते हो या नहीं जाना चाहते, या सुन्नी थाद कौंसले रहना चाहते हो। सुप्रीम कोर्ट जो ने कहा कि चलो तुसी पीटीआई में चलो, यानी कि खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इन अरकान का सुन्नी थाद कौंसिल में जाना मुतनाज़ था ही नहीं, यानी कि इन अरकान का सुन्नी थाद कौंसिल में जाना मुतनाज़ था ही नहीं। आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी थाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की उन्हें सुने बगैर सुन्नी थाद कौंसिल से निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जब कोई अपील सुनती है तो इख्तियार समात महदूद होता है, जिसे अक्सरीती फ़ैसले में नज़रअंदाज किया गया। अकलीती फ़ैसले में कहा गया है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं तो ये अदालत का अपनी जानब से खुद से तहलीक करदा रिलीफ होगा। सुन्नी थाद कौंसिल को कौमी और सूबाई असम्बलियों से बाहर निकाल दिया गया। किसी भी आइनी अदारे को ये नहीं कहा जा सकते कि वो ऐसे फ़ैसले पर अमल करे जो आइन के मुताबिक ही ना हो। और 80 अरकान असम्बली अक्सरीती फ़ैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं तो ये उनके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। ये बड़े ही पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाए हैं। अब जो है ये बड़े ही क्रिटिकल क्वेश्चन हैं तब तक जब तक अब जो है ना तफसीली जो अक्सरियत वाले हैं वो अपना एक जो विजडम है वो हमारे साथ शेयर नहीं करते कि उन्होंने किस तरह से ये फ़ैसला किया। अब ये है कि आप देखें ये फ़ैसले की इतनी पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी परेशान है कि उन करिए की, यानी कि जो इलेक्शन एक्ट बना हुआ है, जो आपका एक तरीका मुरवजा तरीका है, यानी कि वो उस पर अमल नहीं कर सकते। मसलन यानी कि इस फ़ैसले ने इलेक्शन कमीशन की तमाम वर्किंग जो है उसको मुतासर किया है। मसलन कि ये यानी कि आर्टिकल जो 66 है उसके मुताबिक ये है कि जो लोग अपने एज अ कैंडिडेट आएंगे उनको साथ अपनी पार्टी का एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक ज़िले से कितने कैंडिडेट हो सकते हैं। अब कोई भी बंदा लिख दे कि मैं पीटीआई का हूँ तो आप जो मान जाएंगे उसको? नहीं, ऐसा नहीं होता। लिहाजा पार्टी कोई एक बंदे को सर्टिफिकेट इशू करती है। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जनाब फ़ैसला आया उसके मुताबिक तो सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपके 100 कैंडिडेट आ जाएंगे तो उनका क्या हल होगा? दूसरा, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बादर भी नहीं किया कि ये जो सवाल या कन्फ्यूजन आ रही हैं इनका हम कोई बर वक्त जवाब देते हैं, स्वाय इसके कि 15 दिन के अंदर अंदर जनाब तो हम फैसले थे अमल दरामद करना है, किस तरीके से करना है अपना माइंड इस्तेमाल करो, यानी कि उन दूसरों पे छोड़ दिया है, उनको आजमाइश में डाल दिया। दूसरा जो है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये है कि भाई आपने जो लिस्ट है कैंडिडेट की
वो जो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसने करनी है? क्या वो पार्टी का कोई ऐसा बंदा जो ओहदेदार होगा वो करेगा या नहीं करेगा? अभी जो है ये चीज़ें जो हैं वो भी तय नहीं हो रही, और उनकी पार्टी के अपने इलेक्शंस का भी मसला बना हुआ है। जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है उसका, उसके मुताबिक जिसने उनको फ़हरिस्तें वगैरह भेजनी है उसके बारे में कोई वजाहत ही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप उस पर अमल करें। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि आप जो है एक कानून शिकनी करें। सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम है कि आपने आइन और कानून पर अमल दरामद कराना है। अब जो ये फ़ैसला है ये बड़े ही हैरानकुन फ़ैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आप जल्दी करें इस फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला जारी करें, अवाम के ज़हन में जो अबहाम है वो दूर करें, और ताकि हम एक मेरिट पर, मज़ीद मेरिट पर बात कर सकें। तो एक तो जनाब ये वाली बात है। दूसरा जो है इस्माइल हनीए, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि किस तरीके से उधर जो है बम बंदर लेकर गए हैं, और ये बम जो है पहले प्लांट हुआ था उधर को 2-3 कमरे थे जिधर वो आमतौर पे अक्सर ठहरते थे, उधर इन्होंने रखा हुआ था। और ऑब्वियसली नहीं कि हमने इस पर बात की थी कि अगर वो अंदर गया है तो डेफिनेटली इनकी इंटेलिजेंस के लोग, इनकी सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो उसमें मुलव्वस होंगे। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसराइली आके खुद तो नहीं करेंगे, नहीं, इन्हीं के बंदे ख़रीदेंगे ना, उन्हीं को वही कंप्रोमाइज़ होंगे। अब इतलात आई हैं कि उनके कोई बंदे जो मिलिट्री, उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर लोग हैं, जो अंदर जो उधर हफाजती जो मुख्तलिफ़ लोगों की कोई सर्व कर रहे होते हैं, वो उनकी गिरफ़्तारी हुई हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम की खबर आई है। एक और ख़बर जो है वो गार्डियन में आई है। गार्डियन वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि कोई इनको सीसीटीवी फुटेज भी मिली है कि जिसमें वो बम जो हैं वो अंदर जब वो लेकर जा रहे हैं, यानी कि वो, जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कुछ 2 माह पहले की बात है। बाय द वे, जब ईरानी सदर प्लेन क्रैश में उसकी शहादत हुई थी, उस टाइम भी ये इस्माइल हनीए आए थे। उस टाइम भी प्लान था, इसराइल का प्लान उस टाइम भी था कि इनको टारगेट किया जाए, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि इस तरह कोलेटरल डैमेज ज़्यादा होगा, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, तो कई ममालिक से आए हुए हैं, तो ये एक नया कटा खुल जाएगा, तो लिहाजा हम इसको कोई देर के लिए रोक सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। अब जो है उनको एक नया और अभी ये चांस अभी मिला। अब जो उन्होंने कहा जी कि सीसीटीवी फुटेज में जो लोग थे उनके बारे में इतलात हैं कि वो पहले ही मुल्क छोड़कर चले गए हैं, यानी कि कुछ काम जो है उन्होंने अपने और लोगों को ड्यूटी लगा के तो ख़ुद 9-2-11 हो गए, मुल्क से निकल गए कि ऐसा तो पकड़े ही जाना है, तो लिहाजा बेहतर है कि हम इधर से फ़रार हो जाते हैं। अब जो है दूसरी तरफ से जो ईरान के जो पासदाराने इनकलाब हैं, जो उधर की डीप स्टेट है, जो उधर की ISI है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका बयान आया। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने मिसाइल मारा है, वो उधर ही अटके हुए हैं। अब यह है कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है इसराइल से बदला लेंगे। ना इन्होंने को बदला लेना है और ना ही मैं इनके बयान पर यकीन रखता हूँ। इन्होंने पहले भी कई दफ़ा गलत बयानी की है। इस तरह की है कि एक दफ़ा आपको याद होगा कि यूक्रेन का त्यारा ईरान से उड़ा था और वो क्रैश कर गया। कोई इतलात आई, इन्होंने कहा जी कि कोई फ़नी ख़राबी की वजह से, ईरान जो है इन्होंने कहा कि फ़नी ख़राबी की वजह से प्लेन क्रैश कर गया, लेकिन बाद में एविडेंस मिली। जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम है, यानी कि उसके ज़रिए लोगों ने इंटेलिजेंस कैप्चर की, एविडेंस कैप्चर की, उसमें ये पता चला कि बेसिकली कोई गलती से इनका कोई मिसाइल जो है वो जाके उसको लगा और वो प्लेन क्रैश कर गया। तो लिहाजा ये गलत बयानी करते हैं जो मगरबी अखबारात हैं, मगरबी पॉलिसीज़ जो भी हैं। इतना मुझे ज़रूर आइडिया है कि वो इतनी फजूल बेबुनियाद बोंगी नहीं मारते। अगर वो कह रहे हैं और 2-2, 3-3, 4-4 सोर्सेज को कोट कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी। सिलेक्टिव हो सकती है लेकिन एविडेंस बेस्ड होगी। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हैं शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक, आपको पता है, एक सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। ख़ान साहब जो हैं, यानी कि उन्होंने उनको फ़ारग कर दिया। अब पहले उनको शोकॉज़ नोटिस जारी किया, अभी यह है कि उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब जो फिरदौस शमीम नकवी हैं उन्होंने उनकी रुकनीत मुअत्तल की है। अब जो है तब से मसला बना हुआ है जी कि वो मुअत्तल हुई है कि नहीं। जो गोहर हैं, उनके बैरिस्टर गोहर, वो कह रहे हैं कि मुअत्तल नहीं हुई। जो नकवी साहब हैं वो कह रहे हैं कि मुअत्तल हुई हैं। एंड देने कि मैं नकवी नहीं मनता। और जो शेर अफजल है, यानी कि उसने कहा जी कि मैंने कोई कोर कमेटी के लोगों से मिला हूँ और उनके बिहाफ पर भी मैं कहता हूँ कि ये कोई किसी जगह पर फ़ैसला नहीं हुआ, इन्होंने मनमाना किस्म का आर्डर जारी कर दिया है। अब सवाल ये है
कि क्या ऐसा हुआ है, क्या इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हुआ है। मेरा नहीं ख्याल इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हुआ है, मर्ज़ी से हुआ है। बल्कि आज जो मीडिया से भी इमरान खान ने गुफ्तगू की है तो उसमें उन्होंने कहा जी कि शेर अफजल के मामले पे मैं बाद में बात करूँगा। इसका मतलब है कि उसको पता है इमरान खान को कि शेर अफजल के साथ क्या हो चुका है, तो लिहाजा वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा है, वो उसको ओन कर रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके से शेर अफजल जो है, यानी कि उन पर जो है ये पहले भी कोई इल्ज़ाम लगाते रहते थे कि ये कोई बॉयज़ के साथ मिला हुआ है। वैसे बाय द वे इनके अक्सर लोग मिले हुए हैं। मसला ये है कि वो अपने वोटर्स के हाथों मजबूर हैं, अदरवाइज़ उनका पास चले तो वो कई जो है ना वो उड़ान के लिए तैयार हैं। तो शेर अफजल भी होगा उनमें, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ये है कि मुझे लग ये रहा है कि ये एक बारिश का पहला कतरा होगा। ये कोई एक पार्टी में कोई तोड़ फोड़ जो है शायद हो सकता है कि कोई इस तरह का मामला शुरू ना हो जाए। लेकिन ये है कि वो पता नहीं होता है या नहीं होता, वो जिस स्टेज पर होगा हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी ये शेर अफजल वाला मामला जो है ना ये कोई एक तरफ से उनका नोटिस जारी हुआ है, दूसरी तरफ से चेयरमैन जो है पार्टी का मौजूदा वो मानने को तैयार नहीं है। अब इस पर क्या हकायक क्या हैं, यानी कि मुझे लगता है कि दोनों साइड पे बातें दुरुस्त हैं कि चेयरमैन जो है उसका भी उसको नहीं पता होगा, और जो एडिशनल सेक्रेटरी है उसने नोटिस जारी कर दिया है। वैसे चेयरमैन जो है ना इनका बैरिस्टर गोहर, वो बेचारे का भी कोई हाल नहीं, कमज़ोर आदमी है, शरीफ आदमी है। और उसका इन्होंने खान जो है उन्होंने कोई इसलिए तो नहीं बंदा बनाया कि भाई कोई ऐसा कि कोई जो उसका मुतबादिल बनने की सलाहियत रखता हो। खान ने तो बंदा ऐसा बनाया कि जो उनके लिए बेज़रर हो। तो बैरिस्टर गोहर जो है शरीफ आदमी है और इनको पूछते नहीं है। मैं वैसे आपको कभी बताऊंगा भी कि बैरिस्टर गोहर को जो इनके बहुत सारे लोग हैं जो खान के करीब हैं, उन्होंने किस तरीके से वो इसको चपड़ासियों की तरह डील कर रहे होते हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी। नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।